वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं ये मोनोलिथिश इंडिया का आईपीओ रहने वाला है। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहेगा। ये स्टार्ट हो जाएगा 12 जून को, क्लोज हो जाएगा 16 जून को। इसकी अलॉटमेंट आएगी 17 जून को। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 18 जून को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 19 जून को। ये एक बुक बिल्डिंग वाला आईपीओ है। 135 to 143 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रहेगा। ये एनएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होएगा। 82.02 करोड़ रुपीस का ये इशू साइज रहेगा एंड 10 रुपए की फेस वैल्यू में ये इशू लेके आ रहे हैं। अब अगर बात करें इस आईपीओ की लीड मैनेजर की, तो ये हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड रहने वाले हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक तो काफी अच्छा चल रहा है, जिसका मतलब यही है कि लिस्टिंग के वक्त तो आपका प्रॉफिट हो ही सकता है। एंड इसके साथ ही फिलहाल मार्केट में इसकी डिमांड भी काफी अच्छी बनी पड़ी है। अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें ना, तो ये 11.89% पे करंटली चल रहा है, जो कि एस्टिमेट करता है कि 17,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे। एंड अगर लॉट की बात करें तो 1000 शेयर का एक लॉट रहेगा, जिसके लिए 1,43,000 रुपीज की मिनिमम बिड लगानी ही होगी। एंड ये एक कंप्लीट फ्रेश इशू रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी 57.36 लाख शेयर्स इशू करने वाली है। अब अगर बात करें कि है क्या भाई ये कंपनी, तो बेसिकली गाइस ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। ये बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ मिनरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड तब से ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन गई है प्री मिक्स्ड हाई क्वालिटी रैमिंग मास मैन्युफैक्चरर। रैमिंग मास जो होता है ये एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है जो कि फर्नेसेस में इंस्टॉल किया जाता है। अब फर्नेसेस कहाँ होती है, जो बेसिकली स्टील प्रोड्यूसिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के समय इनको एज आप हिंदी में समझ सकते हैं कि भट्टी होती है ना, जैसे वही है, मतलब सेम चीज नहीं होती है बट बिल्कुल हाई टेम्परेचर्स में, जिस वजह से जब मटेरियल इसके अंदर गिरता है ना, वो मटेरियल इस पर्टिकुलर फर्नेस से ना चिपक जाए। उसके बीच में जो लेयर होती है ना, वो उस लेयर को जिस मटेरियल से वो बनता है वो चीज ये कंपनी बनाती है। इसे आप ये चीज समझ सकते हैं। जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को ये कंपनी सप्लाई करती है। उसके साथ ही जो सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें पीक एफिशिएंसी आ पाए, उसमें ये कंपनी मदद करती है। एंड बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि ये कंपनी जो इंडिया की टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज है ना, उनकी क्लाइंट है, मतलब उनको ही सप्लाई करती है। अब ये कंपनी इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है एंड इनके 5 ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। SLM 999, BG77, SGB 777, LG 86, SLM 980। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके और मेरे काम के नहीं है, ना ही काफी सारे लोगों के काम के, बट जो ये स्टील प्लांट्स होते हैं उनके काफी ज्यादा यूजफुल चीज है, क्योंकि भाई ये फर्नेस जो होती है ना उसके ऊपर लगाया जाता है, जिनके ऊपर ही ऐसी कंपनीज का मेन काम चलता है। अगर वो फर्नेस ही ढंग से काम नहीं करेगा तो ऐसी कंपनी तो डूब जाएंगी। तो वही मेन प्रोडक्ट है। एंड उस हिसाब से भाई अगर इंडिया में ओवरऑल डिमांड बढ़ी ना, आगे चल करके कंजम्पशन बढ़ा, तो स्टील, आयरन, ये सारी चीजें तो लगेंगी। चाहे अगर गाड़ी खरीदने की डिमांड बढ़े या फिर घर बनाने की डिमांड बढ़े, हर जगह स्टील एंड आयरन तो लगता ही है। एंड उस वजह से ना ये कंपनी इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है। अभी एसएमई कैटेगरी में हो सकता है भाई आगे चल करके ये मेन बोर्ड में भी लिस्ट हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। ये कंपनी काफी सॉलिड लग रही है मेरे को, इसको डेफिनेटली आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एंड आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर्स को सप्लाई करती है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, मेनली वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, जो कि 1,32,000 मेट्रिक टन पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है। इस इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी तक तो आपने ये समझ लिया कि ये इशू क्या है, कब स्टार्ट होएगा, ये कंपनी करती क्या है। अब इस इशू का ऑब्जेक्टिव यही है कि इस कंपनी को ना गाइस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कुछ पैसा चाहिए, 16.58 करोड़ रुपए चाहिए इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इन्हें एक नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी है, जिसके लिए इन्हें लैंड खरीदना है, बिल्डिंग बनानी है, मतलब जो इनका फैक्ट्री शेड रहेगा उसके लिए सिविल वर्क करवाना है, एंड प्लांट के लिए जो मशीनरी होगी उसे इंस्टॉल कराने के लिए इन्हें ये पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ ही इन्हें अपनी एक सब्सिडरी सेटअप करनी है, मेटलर्जी का इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके लिए अगेन इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, केपेक्स के लिए, जिसमें से अगेन लैंड परचेज करना है, बिल्डिंग बनानी है, सिविल वर्क कराना है, फैक्ट्री शेड डलवाना है, जो उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगेगा उसे बाय करना है। इसे 27.9 करोड़ रुपए चाहिए। तो ओवरऑल अगर इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव काफी सॉलिड है, काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ये अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना चाह रहे हैं, उसके साथ ही केपेक्स कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इस इशू का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। बाकी अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इसका जो एसेट बेस है ना, ये 2023 में 16.2 करोड़ रुपए था, 2024 में 27.64, 2025 में इसका एसेट बेस बढ़ करके 55 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। उसके साथ ही इसका जो टॉप लाइन है ये 2023 में 41.9 करोड़ रुपए था, 2024 में बढ़कर के 68.94 करोड़ रुपए पहुंचा है, एंड 2025 में बढ़कर के 97.49 करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट 41% का इंक्रीज है 2024 के कंपैरिजन में। रेवेन्यू तो काफी सॉलिड तरीके से बढ़ रहा है, एसेट बेस भी काफी सॉलिड तरीके से बढ़ रहा है। अब क्या इनका पैट भी बढ़ रहा है या नहीं, इसके बारे में पता कर लेते हैं। इनका 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.54 करोड़ रुपीस था,
2024 में 8.51 करोड़ रुपीस हुआ, जो कि ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। एंड अगेन ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2025 में 14.49 करोड़ पे, जो कि ऑलमोस्ट 70% की एग्जैक्ट ग्रोथ है। एंड ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। उसके साथ ही अगर बात करें इसके बोरोइंग्स की, तो ये भी इंक्रीज हुई है, बट इनके डेट टू इक्विटी के हिसाब से ये पता लग रहा है कि बोरोइंग्स इतनी अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं है। 2023 में 3.67 करोड़ पे था, 2024 में घट करके 2.7 करोड़ पे पहुंच गया, 2025 में अगेन बढ़ करके 7.43 करोड़ पे पहुंच गया। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी इसी वजह से आईपीओ को लेके आई है, क्योंकि कैपेक्स में ही इनकी बोरोइंग लग रही होगी एंड वर्किंग कैपिटल के लिए इनको पैसा चाहिए होगा, जिसके लिए बोरो करते होंगे। तो उसी वजह से आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी सही है। अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करें ना, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 53.94% पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.22% पे, डेट टू इक्विटी 0.21 पे है, जो कि काफी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 41.15 पे है, पैट मार्जिन 14.88 पे है, प्राइस टू बुक भाई इसका थोड़ा सा ज्यादा ही है, 12.2 के प्राइस टू बुक में ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। वैल्यूएशन तो इस हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसका ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 9.05 है, पोस्ट आईपीओ इसका ईपीएस 6.67 है, जो कि बहुत कम है। जो इसका पी है प्री आईपीओ 15.79 पे है एंड पोस्ट आईपीओ 21.45 है, जो कि ज्यादा ही है। बट इस कंपनी ने अपने पीयर कंपैरिजन में, अपने डीआरएचपी में अपने पीयर को आइडेंटिफाई करा है, जो कि राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड है। अगर इस कंपनी से इसका ईपीएस एंड पी को कंपेयर करा जाए एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो अगेन जो मोनोलिथिश इंडिया लिमिटेड है ना, इसी के नंबर ज्यादा बेटर है। बट ओवरऑल जो राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स है, ये कंपनी गई 3,300 करोड़ रुपए की कंपनी है। एंड इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये 37 करोड़ रुपीस का है 2025 का। जबकि जो एसएमई कैटेगरी में ये कंपनी लिस्ट होने के लिए आ रही है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14.49 करोड़ रुपए 2025 के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम वैल्यूएशन पे आ रही है, बट जो ग्रोथ का स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ऑलरेडी 3,300 करोड़ रुपए लिस्टेड कंपनी है, उसका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है, उसके नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं है जितने इसके नंबर्स अच्छे हैं। तो अगेन गाइस, मेरे हिसाब से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, ग्रोथ का स्कोप काफी अच्छा है। उसके साथ ही जैसे इन्होंने अपने डीआरएचपी में बता रखा है इनकी कंपनी के बारे में कि 80% से भी ज्यादा जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में, उन्हें ये कंपनी सप्लाई करती है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है भाई कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से, जो कि काफी ज्यादा एक नीश प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट तो खाली ऐसी बड़ी कंपनीज के काम आएगा, आपके मेरे जैसे या फिर B2B सेगमेंट में भी जो स्टील या फिर आयरन और कंपनीज होती हैं उन्हीं के ही काम आएगा। उसमें ये कंपनी लीडिंग सप्लायर है, तो उस हिसाब से भाई बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। उसके साथ ही इसका जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो काफी अच्छा है, इसका जो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। इस सारी चीजों को कंबाइन करते हुए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखा जाए वो भी अच्छा चल रहा है। मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है वो आपने वीडियो में समझ ही लिया होगा इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए। बाकी मैं यही बोलूंगा भाई, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही करना। बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।